हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में मौर्योत्तर कालीन से रिलेटेड जो है कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख हमें बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी उसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो उसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसे संपन्न कराने का श्रेय जो है पतंजलि को जाता है, जिसकी राजधानी इनकी राजधानी शुंग की क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस वंश के समय से वो है फली फूले? तो आंसर शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो शुंग काल में ही जातक कथाओं का अंकन है। इसमें लोक धर्म का अंकन है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। तो इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। ये जो है वो ये सही नहीं है, तो सही नहीं का उत्तर जो है सही नहीं ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। शुंग काल तक बौद्ध ही धर्म जो है हीनयान था। शुंग काल तक बौद्ध धर्म हीनयानी था। शुंग काल तक जो है बौद्ध धर्म हीनयानी था। अतः बौद्ध कला में कहीं भी बुद्ध की मूर्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध की उपस्थिति धर्म चक्र, छत्र, जातक कथा, पदचिन्ह, स्तूप आदि इत्यादि प्रदर्शित की गई हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि वेत्ता माना गया है? तो आंसर हो जाएगा मनु। मनु को आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उनके ग्रंथ जो है मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। इसमें कुल जो है 2694 श्लोक हैं। यह लौकिक सांस्कृतिक संस्कृत भाषा के पदात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी रचना जो है 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच माना गया है। मनुस्मृति में चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है तथा उससे जुड़े बहुत सारे नियम और उपनियम और उनके अधिकार एवं कर्तव्य वर्णित हैं। मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट ये सारे के सारे मनुस्मृति की टीकाएं हैं। इन्होंने ही लिखी। मेघातिथि हो गए, गोविंदराज हो गए, कुल्लुक भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो आंसर हो जाएगा अमरावती में। अमरावती में। आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुख नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। चाहे आंध्र वंश हो जाए और चाहे सातवाहन वंश, ये दोनों एक ही हैं। सिमुक सिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके उपरांत उसका भाई कृष्ण और कृष्ण के उपरांत उसका पुत्र शातकर्णी प्रथम शासक बनते हैं। तीसरा शासक जो है शातकर्णी प्रथम ही सातवाहन की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है। इस वंश के सभी शासक जो हैं हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी, जिसको अग्रहार कहा गया। तो सातवाहनों ने ही सबसे पहले जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान
की प्रथा प्रारंभ की थी। सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण नामक नगरी थी। कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी अमरावती बनाई। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली व दक्षिण भारत का सबसे पुराना वंश कौन कहलाता है? सातवाहन ही कहलाता है। प्राचीन नगर धन्यकटक जो है अमरावती का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश तो वही सातवाहन हो जाएगा, सातवाहन। आगे देखते हैं मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन ही था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन ही था, सातवाहन। आगे देखते हैं निम्न में से कौन-सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्राचीन नगर धन्यकटक का प्रतिनिधित्व जो है अमरावती हो जाएगा। शक, क्षत्रप, सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात बताना है तो 1:10। क्या हो जाएगा? 1:10। अब यहाँ पर व्याख्या दी गई है उसको देख लेते हैं। पश्चिमी क्षत्रपों में पाए गए चांदी के सिक्कों की ठीक-ठीक तौल जो है 34 से 36 ग्रेन थी। 36 ग्रेन के करछापण में और उस काल के सोने के सिक्कों में जो सुवर्ण कहलाता था और 124 ग्रेन का था। विनिमय की दर जो है 1:35 थी। इस काल में चांदी और सोने का अनुपात लगभग 1 से 10 का था। आगे है भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य उसके अभिलेखों में मिलता है। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य उनके अभिलेखों में मिलता है तो आंसर हमारा सातवाहन हो जाएगा। भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि उसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। सातवाहन वंश के राजा अपने मात्र मतलब माता के नाम से ही लक्षित होते थे। जैसे कि गौतमी पुत्र तो गौतमी का पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और इस वंश के सीसे जो हैं सीसे के सिक्कों को चलाया जाता था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों को लक्षित करते? तो सातवाहन हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सीसे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहन हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान का प्रारंभ किसने करा था? तो सातवाहन हो जाएगा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं कि गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया, क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया। उसकी सैनिक विजयों की जानकारी उसकी मां बल्लश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमीपुत्र शातकर्णी प्रथम शातवाहन नरेश था जिसके सिक्कों पर राजशिर जो है अंकित करवाया था। राजशिर अंकित करवाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वो है प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशिर अंकित करवाया था? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी हो जाएगा। आगे देखते हैं ए और आर दिया गया है। यज्ञ ए कह रहा है कि यज्ञ शातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था क्योंकि दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार व्यापार चलता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। आगे देखते हैं तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। व्याख्या दी गई है सातवाहन वंश का अंतिम
महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री शातकर्णी था, जिसके समय में व्यापारिक उन्नति हुई थी। उसके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र थे। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके सिक्कों पर मछली, जल और शंख के चिन्ह देखे गए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सातवाहन वंश। और राजा किसके समय? यज्ञश्री शातकर्णी। मुद्रा पर जहाज की आकृति से स्पष्ट है कि उसका राज्य जो है समुद्र तट तक फैला हुआ था और वह अपनी प्रजा को समुद्री व्यापार में सहायता देता था। उस इसके राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर तक थी। समुद्र पर भी इसका प्रभुत्व था। समुद्र पर भी इसका प्रभुत्व था। आगे देखते हैं। ए और आर जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। आर है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत है। क्यों गलत है? व्याख्या देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। वह सातवाहन कुल का महानतम सम्राट था। वह चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी नहीं था, अपितु उसने समाज में वर्ण व्यवस्था, धर्म की प्रतिष्ठा की। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रयदाता तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। परंतु वैदिक धर्म का पोषक करते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह बौद्धों के प्रति उदार तथा उसने भिक्षुओं के लिए भी ग्राम और भूमि अनुदान में दिए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल जो है कलिंग का शासक था, उसके बारे में अध्याय अध्ययन का प्रमाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखवाया गया हाथी गुफा अभिलेख है। यह अभिलेख जो है उदयगिरी पहाड़ियों पर अंकित है। इस अभिलेख के अनुसार यह महामेघ महामेघ वाहन वंश का था। उसे चेदी वंश का भी बताया गया है। खारवेल का जैन धर्म की ओर भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना और 24 वर्ष की अवस्था में सत्ता प्राप्त की। खारवेल ने कलिंग नगर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसने मुसिक नगर पर आक्रमण किया था। खारवेल ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। अतः स्पष्ट है कि हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल। आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित माने गए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो आंसर इक्ष्वाकु हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। उन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत कहा गया है। इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियां का झुकाव जो है बौद्ध धर्म के प्रति था। तो इक्ष्वाकु वंश की जो पुरुष थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी जो स्त्रियां हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ उनकी आस्था थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो प्रवरसेन हो जाएगा। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। उसने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान कराया था। उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। गंडिकों के सिक्के जो है कौशाम्बी हो जाएगा। गंडिकों के सिक्के जिसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से प्राप्त होता है। गंडिका शब्द का अर्थ होता है गंध विक्रेता होता है, किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारी है। गंडिकों के संग
के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, ऐरण, माध्यमिक आदि नगरों का उल्लेख भी गंडकों की ताम्र मुद्रा पर मिलता है। तक्षशिला प्राचीन काल में प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल बिताया था। वाराणसी का उल्लेख धार्मिक केंद्र के रूप में होता है। आगे देखते हैं। हिंद ए और आर दिया गया है। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे क्योंकि आगाथोक्लीस के कुछ सिक्कों पर वसुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित है। तो एक तो सांस्कृतिक प्रभाव की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है क्योंकि उनकी जो है आगाथो आगाथोक्लीस के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में किसने शुरू करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यवनों ने। भारत में सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन जो है हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर मिलता है। हिंद यवन शासकों के बहुसंख्यक सिक्के जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पश्चिमी पंजाब तथा सिंध की निचली घाटी पर डेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम किया था। इन प्रदेशों में उनकी ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इन पर यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों में लेख उत्कीर्ण हैं। बेस नगर से प्राप्त एक मुद्रा पर तिमित्र उत्कीर्ण है। यूके साइटीज के सिक्कों पर पश्चिमी भारत में पाए गए हैं। इसमें यूनानी खरोष्टी लिपियों में लिखे लेख मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ये सिक्के भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में चलने के उद्देश्य से ढलवाए गए थे और हिंद यवन स्ट्रेटो द्वितीय ने सिक्के के सिक्के जारी करे थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सिक्के के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोडस प्रथम था? तो आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। पार्थिया और बैक्ट्रिया यवन राज्य के दो प्रांत थे। एंटियोकस द्वितीय के समय लगभग 250 ईसा पूर्व पार्थिया एवं बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गए थे। पार्थिया का नेता अक्सेस एवं बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायोडोटस था। अंततः एंटियोकस तृतीय के समय में बैक्ट्रिया ने डायोडोटस के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार बैक्ट्रिया ने स्वतंत्र राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। आगे देखते हैं। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये था तक्षशिला का। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें शिलालेख के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इनके स्थान में महिषी पातंजलि का विशेष योगदान था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो है हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं। कर्मदक कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो अति दुर्लभ सिक्के जो हैं वो प्रचलित करे थे। ये हो जाएगा तांबे के। तो कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो आंसर हो जाएगा ताम्र। आगे देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर दी गई है। कार्दमक का पश्चिमी क्षत्रप शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी और उन्होंने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का प्रचलन किया था। आगे रुद्र तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर इस वंश का अंत किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने करवाया था बिना किसी बेगार के। इसका उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसका फिर वो टूट गया था झील, फिर उसका जीर्णोद्धार करवाया अशोक ने भी करवाया। पश्चिम भारत के अभिलेखों से प्राप्त रुद्र नामक शब्द एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। आगे देखते हैं, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदमन शब्द का अभिप्राय क्या है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। आगे देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम तो ये हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन, काठियावाड़ के रुद्रदमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क प्रथम। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर प्रभा मंडल युक्त जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और महात्मा बुद्ध अंकित है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर वीणा बजाती हुई आकृतियां चित्रित हैं। हुविश एक शैव धर्मावलंबी था। उसके सर्वाधिक मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित किया गया था। इसमें शिव, उमा, विशाख, कार्तिकेय का अंकन मिलता है। आगे बुद्ध का किसने सिक्कों पर अंकन करवाया था? तो कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित हुआ है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है, पर कुषाण काल में जैन धर्म का मथुरा, तो ये गलत हो जाएगा। ए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। ओ सॉरी, यहाँ पर जो है बुद्ध की तरह कुछ सिक्कों पर जैन तीर्थंकर अंकित है, ये गलत हो जाएगा और आर जो है वो यहाँ पर सही है। ये गलत है, आर सही है। ठीक है। आगे है, कुषाण शासकों पर हिंदू, बौद्ध और ईरानी देवताओं का अंकन प्राप्त होता है। हिंदू देवताओं में सर्वाधिक अंकन जो है शिव का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बुद्ध, माओ, म, मीरो यानी कि ईरानी का अंकन, जैन तीर्थंकर का अंकन जो है कुषाण शासकों पर नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर जो है वो यहाँ पर गलत है। पेरिप्लस द ऑप्थिरियन सी नामक पुस्तक और अरिकामेडू में हुई खुदाई के आधार पर ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त सेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 81 ईस्वी सन। व्याख्या देखते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। इस अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राजारोहण यानी कि 78 सन के तीसरी वर्ष जो है सारनाथ में स्थापित किया था। कनिष्क के राजारोहण से शक संवत जो है आरंभ होता है। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण शासक जो है
कुषाण शासक का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? 78 हो जाएगा। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 में। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने जारी किए थे। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, यद्यपि उन्हें नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय जो है कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ गए थे, जिसके कारण निश्चित नाप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, जो तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुषाण राजवंश के शासक देवपुत्र शाही, शाहानुशाही आदि उपाधियां धारण करते थे। मथुरा मूर्ति शैली का प्रारंभ कुषाणों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? तो कुषाण हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया, यद्यपि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित कराने का श्रेय जो है कुषाणों को दिया जा सकता है। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने के कारण निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि तांबे के सिक्के उन्होंने इसलिए चलाए थे क्योंकि जो सामान्य घरेलू व्यापार है, वो उसमें यूज़ हो सके। तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुषाण राजवंश के शासक देवपुत्र, पाही और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उपाधियाँ धारण करते थे। आगे देखते हैं, मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासन काल से प्रारंभ हुई थी? तो कुषाणों के काल से शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? तो कुषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त नहीं गए थे। आगे देखते हैं, विशाखदत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं था। विशाखदत्त जो है गुप्तकालीन लेखक था। उसकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम है। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे योग्य एवं महान शासक था। उसे शक संवत का संस्थापक माना जाता है, जो कि 78 ईस्वी प्रारंभ हुआ था। कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं जो है अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया, भारत में मगध तक फैली हुई थी। राजतरंगिणी के से स्पष्ट होता है कि कनिष्क जो है कश्मीर भी कनिष्क के राज्य का ही अंग था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर को बनाई थी। मथुरा उसके राज्य की दूसरी राजधानी थी। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्क पाटलिपुत्र में अपने साथ ले गए थे। अश्वघोष जो है कनिष्क के समय का है और वो अपने साथ पाटलिपुत्र भी लेकर गए थे। कनिष्क ने चतुर्बौध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, पाश और वसुमित्र जैसे विद्वान रहा करते थे। महान चिकित्सक चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि राजा कनिष्क जो हैं उसके समय में नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया, पाश हो गया, वसुमित्र हो गया। इसके साथ ही चरक जो है वो भी राजवैद्य हुआ करते थे। किसके? कनिष्क के। आगे देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो एग्जामिनर पूछता है कि वो जो कनिष्क है वो कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। यह अभी जो
23 में फरवरी में जो पेपर हुआ था उसमें ये वाली लाइन जो है वो पूछी गई है। आगे है आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध चरक अलंकृत करते थे किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। आगे है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करना है। तो अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे, कालिदास तो गुप्त काल में थे, कंबन तमिल वाला जो है ये नहीं थे। बाकी आंसर हमारा ए 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं थे? अश्वघोष, पतंजलि नहीं थे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्क हो जाएंगे। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो आंसर हुविष्क हो जाएगा। हुविष्क के समय में सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के अंकन मिलता है। कुषाण शासक जो है हुविष्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। इसके सिक्कों पर बुद्ध तथा शिव के अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। उमा के हाथ में कमल अथवा समृद्धि श्रृंग दिखाया गया है। हुविष्क के स्वर्ण सिक्कों की तौल कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों के बराबर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हुइंग हुइंसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो आंसर हो जाएगा हमारा पेशावर। पेशावर में उन्होंने एक विहार देखा था, कनिष्क विहार। भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति उनके विजयों के कारण नहीं अपितु शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क के बौद्ध मत में दीक्षित होने की कथा अशोक के ही समान है। हमें ज्ञात होता है कि वह अत्यंत निर्दयी और अत्याचारी था जो बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से उदार तथा सदाचारी बन जाता है, किंतु बौद्ध लेखकों में इस प्रकार के विवरण अधिकांशतः काल्पनिक है। कनिष्क के सिक्कों तथा पेशावर के लेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध हो गया था। पेशावर में प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाया था। उसने इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। हुइनसांग ने पेशावर स्थित कनिष्क विहार का दर्शन किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ही राजाश्रय प्रदान किया था और उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया था महायान शाखा का। आगे है निम्नलिखित में से नगरों में किसका उल्लेख जो है कनिष्क के रवितक अभिलेख में नहीं है? तो रवितक अभिलेख में श्रावस्ती का नहीं है, बाकी पाटलिपुत्र का है, कौशाम्बी का है, चंपा का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क का रवितक अभिलेख जो है 1993 में अफगानिस्तान के बलगान प्रांत में सुर्ख कोतल के पास स्थित है। रवितक नामक पुरास्थल से खोजा गया है। इसमें हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। आगे देखते हैं प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो आंसर कुषाण हो जाएगा। प्राचीन भारत में हिंद यवन शासकों में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। हिंद यवनों ने चलाए थे सबसे पहले। कुषाण शासकों में नियमित सिक्के पूछा है। सोने के सिक्के चलवाए थे सबसे पहले। सोने के सिक्के कुषाण शासक बिम्बकदफिसिस ने चलवाए थे। इसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी ने भी स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बिम्बकदफिसिस हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से करवाया था? तो बिम्बकदफिसिस हो जाएगा। प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो बिम्बकदफिसिस। विक्रम संवत और संबंध में कितने वर्षों का अंतर है? तो 35 वर्षों का अंतर है। तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य में 57 ईसा पूर्व में
विक्रम संवत चलाया था और कुषाण संवत जो है 78 ईस्वी में। शक संवत चलाया था। इस प्रकार विक्रम संवत और दोनों में अंतर देखा जाए तो दोनों को क्या कर देना है हमको प्लस कर देना है, तो हमारा 135 वर्ष जो है वो निकल के आता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का ही काम करती थी। तो हुविश के काल में मथुरा अभिलेख से ये पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करा करती थी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। श्रेणियों की भूमिका प्राचीन बैंकों के रूप में थी। कुषाण शासक जो है हुविश के शासनकाल में मथुरा अभिलेख जो है 106 में 2 स्थायी निवेशकों की चर्चा मिलती है। श्रेणियों में किए गए स्थायी निवेशकों सामान्यतः अक्षनिवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिप हिप्पालस ने की थी। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी। इससे अरब सागर की यात्रा की जा सकती थी और इस प्रकार भारत और पश्चिम एशिया के बंदरगाह के बीच कम समय लगता था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में घने संबंध स्थापित हुए। तमिल राज्यों का पश्चिम में मिस्र और अरब से तथा पूर्व में मलय द्वीपों और चीन से प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध था। मिस्र के नाविक हिप्पालस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही मानसून के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की जानकारी प्राप्त की थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसमें दक्षिण भारत तथा पश्चिमी संसार के बीच जो है व्यापक स्तर पर व्यापार होने लगा था। यह व्यापार तीसरी सदी ईस्वी के मध्य होता रहा। रोमन साम्राज्य से पहले वाले व्यापार का लाभ भारत के पक्ष में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं, विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? तो भूमि माप हमारा निवर्तन था। निवर्तन जो है एक भूमि नाप था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ऊपरी दक्कन में आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक सिमुक तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। सातवाहन शासकों ने 14 सी से तांबे और कांसे के सिक्के का प्रचलन करवाया था। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की थी, जिससे कालांतर में सामंतवाद का विकास हुआ। और सातवाहन अभिलेखों में निम्नलिखित निवर्तन भूमि नाप से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? नासिक का गौतमीपुत्र, हाथी गुफा खारवेल, भीतरी का है पुलकेशन द्वितीय। ये जो सी ऑप्शन है ये सही मिलान नहीं है, तो आंसर हमारा गिरनार का रुद्रदमन जो प्रथम, तो ये वाला सही है। भीतरी का स्कंदगुप्त होना चाहिए, तो पुलकेशन द्वितीय के जगह पर इस भीतरी का स्कंदगुप्त गुप्त। आगे देखते हैं, एक और सूची दी गई है उसका मिलान करना है। डेमेट्रियस, रुद्रदमन, रुद्रदमन जो है शक था, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहले का हो जाएगा हिंद यमन, डेमेट्रियस गोंडो फर्नीस ये हो जाएगा पहलव, उबिम जो है वो हो जाएंगे कुषाण। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।